हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करना चाह रहे हैं वो है प्रबंध के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो टॉपिक हमने लिया है ये हमारे 12th क्लास के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, आपके हायर स्टडीज में जहाँ पर भी हायर स्टडीज से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आता है, वहाँ पर मैनेजमेंट से संबंधित कहीं पे भी कोई भी प्रश्न आता है तो वहाँ पर ये टॉपिक जरूर आता है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमारे हेनरी फ्योल साहब, जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहलाते हैं, जिन्होंने 1929 में अपने इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट बुक में प्रकाशित किया था। ये एक फ्रेंच इंजीनियर थे। इन्होंने जो अपने 14 प्रिंसिपल बनाए थे, इन्होंने अपने कई वर्षों के अनुभव से, जो ये फैक्ट्री में एज इंजीनियर काम कर रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने जो कमियां देखी, जो उन्होंने उसमें सुधार के जो भी पॉइंट देखे उनको नोट किया, और नोट करके उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोल करके एक टॉपिक उन्होंने प्रकाशित किया अपने इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट बुक 1929 में, जो आज भी कहीं ना कहीं हर एक मैनेजमेंट क्षेत्र में लागू होते हैं। इसमें से अगर 14 प्रिंसिपल अगर लागू करते हैं तो द बेस्ट है, वरना कहीं ना कहीं एक पॉइंट को तो लागू करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना इन सिद्धांतों के लागू किए कोई भी मैनेजमेंट सक्सेसफुल या आगे बढ़ ही नहीं सकता, कह सकते हैं। तो अतः ये जरूरी है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जाने और समझे कि आखिर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है और ये कितना जरूरी है, ये किस प्रकार से अपने आप को एक्सप्लेन करता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम एज ए स्टूडेंट इसको लर्न करते हैं तो हमारे को 14 प्रिंसिपल आने भी चाहिए, क्योंकि 14 प्रिंसिपल जब तक हमारे को नहीं आएंगे तब तक हम अपने आप को मैनेजमेंट के विद्यार्थी कह नहीं सकते। एज ए बीएड स्टूडेंट कह लें, एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट कह लें, या 12th क्लास के कॉमर्स स्टूडेंट कह लें जिससे मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो उनको ये 14 प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आने चाहिए। 14 प्रिंसिपल से रिलेटेड उनको कुछ उन पॉइंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी बहुत आवश्यक है। तो हम चर्चा करते हैं। चलिए, अपने 14 प्रिंसिपल के पहले जो पॉइंट है उसके ऊपर, वो है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। जो प्रिंसिपल्स दिए थे, जो सिद्धांत हेनरी फ्योल साहब ने दिए थे, उनमें सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने नोट किया था वो था डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन जो है हर एक प्रबंधकीय क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, चाहे वो मैनेजमेंट से जुड़ा हो, चाहे नॉन मैनेजमेंट हो, चाहे धर्म संस्था से जुड़ा हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, आपके लिए जरूरी है कि वो इन सिद्धांतों का पालन करें। उनमें सबसे पहले कार्य का विभाजन, क्योंकि कोई भी वर्क जो हम करते हैं उसको अगर हम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करके एकदम स्टेप बाय स्टेप करें, क्योंकि एक साथ किसी भी चीज को हम कर नहीं सकते। अगर हम चाहें कि ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर के टॉप फ्लोर पे सीधा जंप मारे तो नहीं हो सकता, उसके लिए भी सीढ़ियां चढ़ के जाना जरूरी है। तो सीढ़ियां जो है वो डिवीजन का काम करती है। तो इसी तरह से किसी भी वर्क को करने के लिए उसका डिवीजन होना, यानी उसका स्टेप बाय स्टेप होना बहुत जरूरी है। अगर हम मेगा फैक्ट्रीज अगर डिस्कवरी और देखते हैं या नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं, तो उसमें हम मेगा फैक्ट्रीज को अगर शो देखते हैं तो देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनता है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी मेगा फैक्ट्रीज है, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क प्रोसेस को देख सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रोसेस है बहुत एसेंशियल एलिमेंट के रूप में माना जाता है प्रबंधन के अंदर, कि अगर वर्क को जितना हम स्टेप बाय स्टेप डिवीजन करके रखेंगे, जितना उसको डिवाइड करेंगे, जितना स्टेप उसमें डालेंगे, उतना ही हमारे लिए सहयोग, सफलतापूर्वक और इजी से काम करने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क का जो उन्होंने पॉइंट दिया है वो इसलिए दिया है ताकि काम को आसानी से किया जा सके और सफलता को आगे उठाया जा सके। अगर हम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जुड़ करके ही अपनी सफलता के लिए एक रास्ता बनाते हैं। तो हमें इन सारे पॉइंट्स को जोड़ करके देखें तो बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी होगा। और इसके साथ साथ जो काम करने वाले व्यक्ति, जो योग्य व्यक्ति, उनके लिए भी दिशा निर्देश के रूप में ये 14 प्रिंसिपल काम करेंगे हमारे। तो हमारे को इन 14 प्रिंसिपल के सभी पॉइंटों को ध्यान से समझना और इनको दिमाग में बनाए रखना बहुत जरूरी है, एज ए स्टूडेंट भी और एज ए मैनेजर की। तो हम अगर आगे चले तो अगला है ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व जो है वो दो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन देखा जाए तो ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति काम तभी करेगा जब उसके पास अधिकार होगा, और अधिकार कहां से आएगा? जब कोई उसको काम करने के लिए कहेगा। तो काम करने के लिए कहेगा, इसका मतलब उसको उत्तरदायित्व दिया जाएगा। तो अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों एक साथ चलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना काम
उसी तरह से करेगा जब उसको ये लगेगा कि हाँ मैं इस काम को करने में योग्य हूँ और मेरे को ये काम करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, तो वो अपने उत्तरदायित्व समझते हुए उस कार्य को आसानी से करेगा। और उसको करने के लिए उसका सबसे ज्यादा जरूरी है कार्य का विभाजन होना। कार्य का विभाजन हुआ होगा तो आसानी से जिसको जो काम दिया जाएगा वो अपना कार्य अपने अधिकार सहित उत्तरदायित्व को जानते हुए स्टेप बाय स्टेप करता जाएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं अनुशासन। किसी भी मैनेजमेंट के लिए नहीं, कहीं पे भी जाए तो अनुशासन वो कड़ी है जो किसी भी संस्था या किसी भी क्षेत्र में बहुत आवश्यक जो रोल है वो प्ले करता है। अनुशासन के बिना न तो देश, न तो समाज, न तो घर, न परिवार, न स्कूल, न कोई संस्था काम कर सकती है। अनुशासन होगा तभी कोई भी, चाहे प्रबंधकीय हो चाहे गैर प्रबंधकीय हो, अनुशासन रहने पर ही कोई चीज आसानी से और सफलतापूर्वक की जा सकती है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो अनुशासन होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट के लिए भी उनकी क्लास में उनको जो आपके मॉर्निंग असेंबलीज होती है उनमें भी यही सिखाया जाता है कि अनुशासन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अनुशासन जीवन का वो महत्वपूर्ण अंग है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता को स्वयं निर्धारित करता है, किसी और की जरूरत नहीं है। अगर वो स्वयं अनुशासित है तो मान के चलो उसको किसी और के सहयोग की सबसे कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अनुशासन व्यक्ति को जीवन में हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में स्वतः ही मदद करता है। अगला पॉइंट हम लेते हैं तो है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। जब मैनेजमेंट के सिद्धांतों को अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि आदेश की एकता जो पॉइंट है वो इसलिए बनाया गया है कि टॉप लेवल से लेकर के सुपरवाइजरी लेवल तक एक चेन के रूप में कार्य होना चाहिए और उसमें आदेश की एकता अर्थात किसी एक व्यक्ति द्वारा ही किसी को आदेश मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसने भी कह दिया उसने भी कह दिया, तो व्यक्ति को अगर कई लोगों से अगर ऑर्डर मिलेगा या आदेश मिलेगा तो वो कार्य करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा या कभी कभी वो घबरा जाएगा या फिर वो उलझ करके रह जाएगा। और जब उलझ करके रह जाएगा तो ये होगा कि ना तो वो किसी भी एक व्यक्ति का काम कर पाएगा और काम करेगा तो उसमें 100 तरह की गलतियां निकालेगा। तो इसलिए जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के काम करने के लिए या किसी से काम करवाने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड का पॉइंट उसके मैनेजमेंट में, उसके प्रबंध में होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा ही ऑर्डर मिले और वो उसका एक काम होने के बाद उसको अगला आदेश प्राप्त हो। अब आगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन की एकता। निर्देशन की एकता भी यही है कि उसको निर्देशन भी पर्टिकुलर एक ही जगह से मिले और एक ही तरफ के लिए मिले ताकि उसको काम करने से मिले। तो डिवीजन ऑफ वर्क के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्ली काम होता रहे, क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड अगर प्रॉपर वे में मिलता रहेगा, अगर उसमें एक यूनिटी बनी रहेगी उनके आदेशों में, उनके निर्देशन में, अगर चेन बना रहेगा, अगर वो प्रॉपर्ली डिवाइडेबल होगा और उसको एक प्रक्रिया के जरिए ही आगे बढ़ाया जाएगा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाएगा, तो ये संभवतः है कि कभी भी प्रबंधकीय वर्क में या किसी भी वर्क में कोई भी तरह की कमी नहीं रह जाएगी। आगे हम देखते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कलेक्टिव इंटरेस्ट। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। जब हम प्रबंधकीय गुणों का चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी प्रबंधकीय चाहे गैर प्रबंधकीय हो, हमेशा सामूहिक हितों पर व्यक्तिगत हित का परित्याग करना आवश्यक होता है। कि जहां पर एक से अधिक लोगों का अगर लाभ हो रहा हो, तो अगर किसी एक व्यक्ति का लाभ हो रहा है और उससे कई लोगों का नुकसान हो रहा है तो जरूरी है कि उस एक व्यक्ति का लाभ ना हो। अर्थात दूसरी तरफ देखें कि कई लोगों का अगर लाभ हो रहा है और एक व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो उन कई लोगों के लाभ के लिए उस एक व्यक्ति की हानि होनी कोई गलत बात नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सिद्धांतों में कि अगर सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण भी करना पड़े तो झिझकना नहीं चाहिए। प्रबंधकीय गुण के तहत सबसे पहले सामूहिक हितों का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत हितों को किनारे कर देना चाहिए ताकि व्यक्तिगत हित तो बाद में भी पूरे किए जा सकते हैं, पर सामूहिक हित होना बहुत आवश्यक है कि सामूहिक हित जब होगा तो स्वतः ही व्यक्तिगत हित भी स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा। अब आगे जब हम चलते हैं देखते हैं एम्प्लॉय रेम्युनरेशन, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। किसी भी प्रबंध में, किसी भी संस्था में, चाहे प्रबंधकीय संस्था हो चाहे गैर प्रबंधकीय संस्था हो, कोई सामाजिक संस्था हो, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करता है तो उसका उद्देश्य कार्य करने का एक होता है कि जो वो कार्य कर रहा है उसके बदले उसको पारिश्रमिक मिले। जब पारिश्रमिक मिलने की आशा से जब वो कार्य करता है तो उसे अगर समय पर पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर असंतोष पैदा होगा और असंतोष पैदा होगा तो अगले
बार में वो कुछ न कुछ गलतियां शुरू करेगा और हो सकता है आगे जाकर के वो संस्था का कोई नुकसान भी कर सकता है। अतः ये प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि किसी भी कर्मचारी को उसका उचित पारिश्रमिक समय पर मिल जाए तो सबसे उत्तम है, जिससे कि उस संस्था का, उस प्रबंध का सर्वांगीण विकास में कभी कोई कमी ना आए और उसकी सफलता में किसी भी तरह की कोई अड़चन पैदा ना हो। कर्मचारियों की तरफ से तो बिल्कुल, कि कर्मचारी किसी भी प्रबंध का या गैर प्रबंधकीय संस्थाओं का या धार्मिक संस्थाओं का आंतरिक जो है वो आंतरिक हिस्सा होता है। आंतरिक हिस्सा अगर कमजोर होता है तो आपको पता है कि जब किसी का आंतरिक हिस्सा कमजोर हो जाए तो कितनी हानि होती है। इसीलिए आंतरिक हिस्सा कमजोर ना हो, कर्मचारी असंतुष्ट ना हो, इसलिए कर्मचारी का उचित पारिश्रमिक उनको समय पर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे जब हम चलते हैं तो प्रबंधकीय गुणों की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि आगे केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। फ्योल साहब ने सिद्धांत देते हुए ये बहुत गौर किया कि सेंट्रलाइजेशन जो है किसी भी प्रबंध के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर शक्ति हो, चाहे उत्तरदायित्व हो, चाहे कुछ भी हो, किसी का हर एक का केंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। यानी कि उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है, जिसके पास हर तरह के सवालों का जवाब हो। इसलिए केंद्रीकरण की भावना किसी भी प्रबंधकीय संस्थाओं में बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंट्रलाइजेशन होगा तभी कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए अपने प्रश्नों के, सवालों के जवाब हासिल कर सकेगा और कोई व्यक्ति जो सेंट्रलाइज होगा वो अपने उत्तरदायित्व को समझता हो, अपने अधिकारों को समझता हो, अपने कार्य को एकदम सही तरीके से करने के लिए भी उत्तरदायी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो इसके अगले पॉइंट में देखते हैं स्केलर से पदाधिकारियों में संपर्क कड़ी। जो भी आपके मैनेजमेंट के भी जो भी लोग हैं उनके बीच में कड़ी बना। मैंने अभी ऊपर एक देखा था यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जब भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी संस्था में कई हिस्से होते हैं कार्य करने के। तो जब उन कार्य करने के हिस्सों को हम जब देखते हैं तो उनके अंदर अगर पदाधिकारी के बीच में एक संपर्क कड़ी होगी तो ही व्यक्ति काम कर पाएगा, अन्यथा काम नहीं कर पाएगा। एक कड़ी के रूप में उनका जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर ए को जे से काम करना है तो अपने कड़ी के जरिए वो ई एफ जी एस के जरिए उनको काम देगा और उसी तरह जे अपने काम का जो उत्तरदायित्व है एच को कहेगा, एच आगे जी को कहेगा। इस तरह से कड़ी का निर्माण होगा और जब एक कड़ी का निर्माण होगा तो एक प्रबंध का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से काम किया। इसलिए पदाधिकारियों में संपर्क बना रहेगा, उनमें सामंजस्य बना रहेगा। जब सामंजस्य बना रहेगा तो किसी भी प्रबंध का सफल होने में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं ऑर्डर, व्यवस्था। व्यवस्था में भी यही है कि किसी भी प्रबंध में एक ऑर्डर का होना निश्चित है, या तो वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। किसी न किसी रूप में उनके ऑर्डर चलते रहने चाहिए, या तो स्टेट में हो या फिर उनके सर्कल में हो। काम उनके चलते रहने चाहिए, अप डाउन स्टेट या सर्कल में उनके ऑर्डर एक निश्चित होना चाहिए कि काम जो हो रहा है, जो प्रबंध के वर्क हो रहा है या किसी तरह काम जो उसकी संस्थाओं में हो रहे हैं वो एक ऑर्डर के तहत हो, उसमें ऑर्डर में कहीं पे कोई कमी ना आए। आगे जब हम देखते हैं इक्विटी क्षमता, प्रबंध ये कहता है, यानी हेनरी फॉल के अनुसार जब उस समय इन्होंने दिया था 1929 में, उस समय क्या था कि इक्विटी की भावना नहीं थी। मालिक अपने आप को मालिक समझता था और बाकी सबको नौकर समझता था। तो उन्होंने इस पॉइंट को जोड़ा कि नहीं, ना मालिक कम है ना नौकर कम है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्ता है। जहाँ पर एक कर्मचारी की आवश्यकता है, जहाँ पर एक कारीगर की आवश्यकता है, वहाँ कारीगर ही काम आएगा। वहाँ पर दूसरा ऑफिसर या अकाउंटेंट काम नहीं कर सकता है। जहाँ इंजीनियर का वर्क है वो इंजीनियर ही कर सकता है, अकाउंटेंट वो काम नहीं कर सकता है, या मैनेजमेंट वो काम को नहीं कर सकता। तो जिसका जो काम है वो होगा। इसलिए सभी इक्वल आपके इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी कम नहीं है। इन्होंने जो साहब ने दिया था कि अगर हम सभी को एक समान प्रबंध में अगर सभी को समान रूप से इंपॉर्टेंस देंगे, सबको समान रखेंगे, तो ही संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा अगर इक्विटी की भावना नहीं होगी, एक समानता की भावना अगर प्रबंध में नहीं होगी, तो कभी भी प्रबंध का विकास पॉसिबल नहीं है। आगे जब हम चलेंगे तो देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। किसी भी व्यक्ति को जब कार्य में लगता है, कोई भी सर्विस में लगता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा जो पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि मैं कितने समय तक यहाँ काम करूंगा। आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी चल रहा है। देखते हैं आप कि 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, साल वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो एक स्थिरता है। तो उन्हें पता है कि 6 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने में काम करना है। किसी के साल भर का टेन्योर है, गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं तो उनको पता है कि 60 साल की उम्र तक कार्य करना है। किसी गवर्नमेंट में 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज है। तो एक जो स्थिरता है, आप देखते हो कर्मचारी कार्यकाल की स्थिरता
बहुत जरूरी है। कर्मचारी को अगर पता है कि उनका कार्यकाल कितने समय तक का है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट रखेंगे, और अगर उनकी स्थिरता ज्यादा लंबे समय तक होगी तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से अपने आप को वहां पे प्रूव करेंगे और ज्यादा अपने वर्क को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस तरफ से अपने ध्यान को हटा लेंगे कि मैं तो यहाँ पे परमानेंट हूँ, मुझे यहीं पे करना है, मुझे अच्छे से अच्छा करना है, तो जाहिर सी बात है वो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। इसलिए फेवल साहब ने कहा था कि अगर हम कर्मचारियों को उनकी स्टेबिलिटी दे देते हैं, उनकी कार्यकाल की स्थिरता बता देते हैं, उनको परमानेंसी दे देते हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में हमारे लिए बहुत अच्छे से प्रेजेंट करे और हमारा भविष्य को और अच्छे से डेवलप करे। इसके साथ हमने आगे दिया था इंस्पिरेशन, प्रेरणा। अगला जो पॉइंट है वो प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। फेवल साहब ने कहा था कि किसी भी कर्मचारी से काम करवाना एक आर्ट है, एक कला है। उन्हें प्रेरणा देकर के कुछ भी कराया जा सकता है। दुनिया में कुछ भी चीज असंभव नहीं है। असंभव क्यों नहीं है? क्योंकि काम अगर किसी व्यक्ति से हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा व्यक्ति स्वयं करेगा, लेकिन उसके अंदर वो कार्य करने के लिए इंस्पिरेशन जगाना बहुत जरूरी है। आज बच्चों के अंदर एग्जाम का भय रहता है, लेकिन वो भय अगर इंस्पिरेशन के जरिए हटा दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, और देते भी हैं बहुत से स्टूडेंट। जाहिर सी बात है कि उन्हें वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है, वो प्रेरणा कहाँ से मिल रही है। प्रेरणा वो एक ऐसी साइकोलॉजिकल थॉट है जो किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए आकर्षित करती है, और वो उस चीज को भी कर जाता है कई बार जो सामान्यतः उसके लिए वो असंभव होता है, बट इंस्पिरेशन के जरिए वो असंभव को भी संभव कर देता है। और वो संभव जो करता है, वो प्रेरणा जो है वो उसको संभव करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसीलिए जब हम सिद्धांतों को देखते हैं तो ये इंस्पिरेशन जो है बहुत ही ज्यादा संस्थाओं में जरूरी होता है कि इंस्पिरेशन होना किसी भी संस्था के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लाता है, और वर्कर्स में उस पॉजिटिविटी के कारण बहुत ज्यादा अचीवमेंट भी हासिल करने की दौड़ लगी रहती है। आगे जब लास्ट पॉइंट पर देखते हैं तो देखते हैं स्पिरिट ऑफ सहयोग की भावना। जब हम इन सारे पॉइंटों को देखते हैं, सबको एक साथ जोड़ते हैं, तो देखते हैं कि इन सब पॉइंटों में कहीं ना कहीं एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है सहयोग की भावना। यानी इन सबको अगर साथ में जोड़ दिया जाए और प्रबंध को एक साथ मिलकर एक काम करवाया जाए, सबको एक साथ सहयोग के साथ काम करवाया जाए, तो किसी भी प्रबंध की असफलता तो असफलता तो होनी ही नहीं है। यानी सफलता में कोई कमी नहीं रहेगी अगर इन सारे सिद्धांतों को एक साथ जोड़ करके, सारे गुणों को एक साथ उपयोग करके अगर वो काम में लाया जाए, या इनमें से एक आधे पॉइंट को भी काम में लाया जाए, तो हो सकता है कि प्रबंध अपने आप में वो चीज प्रूव कर दे जो कई बार हम लोगों को असंभव लगती है। अर्थात पॉजिटिविटी जो है, सहयोग की भावना, प्रेरणा के साथ मिल करके किसी भी प्रबंध को उनकी उच्चतम आयाम तक पहुंचा सकती है। तो उच्चतम आयाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि प्रबंधक को इनमें से सभी गुणों को अगर एक्सेप्ट करे तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो किसी न किसी गुण को लेकर के अगर प्रबंध चलता है तो जाहिर सी बात है कि उन सिद्धांतों में एक भी सिद्धांत को अगर अपना लेता है तो वो भविष्य में अपने प्रबंध को और अच्छे से निखार सकता है और अपने कार्यों को उच्चतम शिखर तक ले जा सकता है। तो इसीलिए हम अगर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को गौर से देखें तो स्टूडेंट भी हमारे भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमारे एग्जाम में भी बहुत काम आती है। अगर एग्जाम में भी हम इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अगर अपनी तैयारी करें एजुकेशन की, अपने क्लास की, अपने सब्जेक्ट की, अपने टॉपिक की, तो हो सकता है कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदर्शित कर सकते हैं। अपने दोस्तों को साथ लेकर के, अपनी पॉजिटिविटी के साथ में, सहयोग की भावना के साथ हम अपना 100% दे करके अपने घर का, अपने समाज का, अपने दोस्तों का भी नाम रोशन कर सकते हैं। लोग ये कहने में फख्र महसूस करेंगे हमने ऐसे दोस्तों के साथ पढ़ाई की है जिसके इतने अच्छे परसेंटेज रहे। तो हो सकता है कि अगर हम इन सिद्धांतों को अपने व्यवहारिक जीवन में भी अगर उपयोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे व्यवहारिक जीवन को भी आगे बढ़ाने में और उसको दिशा निर्देश देने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः हमारे 14 प्रिंसिपल अच्छे से ध्यान देना चाहिए और इनका उपयोग जहां तक हो सके हमें करते रहना चाहिए। धन्यवाद।